जिंदाबाद 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 FRS। भारतीय आंगनबाड़ी कार्यक्रम कृति समिति, आज पूरे देश से आप लोग आए हैं। महिलाओं की संख्या हजारों में जंतर मंतर पे खड़े हुए, लगातार आप आते रहते हैं। क्या ऐसी समस्या हो गई कि आपको फिर आना पड़ा? क्या समस्या आपकी दूर नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने जो 2022 में न्यायादेश दिया था कि देश की सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लागू किया जाए, पूरे देश में गुजरात राज्य छोड़ के दिल्ली के महिला बाल विकास विभाग ने कहीं भी ग्रेच्युटी के नियम लागू नहीं किए। पिछले साल गुजरात उच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी कर्मचारी, ये शासन की कर्मचारी है, इनका काम 8 घंटे से ज़्यादा है, संविधान के नियम के अनुसार इनकी नियुक्ति की गई है, इनका काम नियमित शिक्षक के अनुसार है, इसलिए इनको शासन की सेवा में समाहित करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाए। और जब तक निर्णय नहीं लिया जाता शासकीय कर्मचारी करने का, तब तक इनको वेतन श्रेणी लागू की जाए। गुजरात उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय का भी पालन गुजरात राज्य ने या कि केंद्र सरकार ने नहीं किया है। इस समय देश में 10 करोड़ आंगनवाड़ी के लाभुक हैं, जिसमें 6 महीने से 3 साल के बच्चे, 3 से 6 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और स्तनपान करने वाली माताएं हैं। नए नियम के हिसाब से आंगनवाड़ी कर्मियों को अपने मोबाइल द्वारा आधार कार्ड और लाभुकों का मोबाइल नंबर, ये अगर सीडिंग होगा और सीडिंग के बाद KYC करना है, KYC के बाद नंबर आएगा, OTP नंबर, वो OTP नंबर जनरेट करके फिर लाभुकों का फ़ोटो खींचना है और लाभुकों का फ़ोटो खींचने के बाद उनको THR वितरण करना है, खाने की सामग्री। देश में ये गरीब लाभुकों के जो माता पिता हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, और यदि मोबाइल है भी तो वो रिचार्ज की समस्या है, इसलिए समय पे KYC OTP मिलना संभव नहीं है। साथ ही अपना जो देश है तो पर्वतीय क्षेत्र भी है, जंगल भी हैं, नदी के किनारे भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, नेटवर्क की समस्या पूरे देश में है। तो OTP के लिए जो नेटवर्क रहना चाहिए, वो नेटवर्क समय पे नहीं मिल पाता। देश के अधिकांश राज्यों में सरकार ने मोबाइल नहीं दिया है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को। जो मोबाइल दिए गए हैं वो मोबाइल खराब हो चुके हैं। अगर FRS सिस्टम को केंद्र सरकार ने बंद नहीं किया तो लाभुकों को THR पोषण आहार मिलना असंभव होगा, और अगर उनको THR नहीं मिलेगा तो देश में कुपोषण की समस्या निर्माण होगी और उसका सारा दोष आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के सर पे जाएगा और इन सब की परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसके लिए आज हम इस जंतर मंतर में आपके टीवी चैनल द्वारा, आपके न्यूज़ द्वारा सरकार को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि FRS की प्रक्रिया को तत्काल रूप से ख़त्म किया जाए, और जैसे पहले THR का वितरण ये बहनें कर रही थी, उस तरह THR वितरण करने का आदेश पारित किया जाए। अन्यथा इस देश में कुपोषण की समस्या एक गंभीर स्वरूप ले सकती है और उसकी वजह से लाखों आंगनवाड़ी सेविकाओं की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। लगातार आप फेस रिकॉग्निशन प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार कह रही है कि नई टेक्नोलॉजी का युग है, तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? क्या महिलाएं उसे यूज नहीं कर पा रही है? और 5G का आप मांग रहे हैं, 5G मोबाइल मांग रहे हैं, इसके साथ साथ आप मांग रहे हैं तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके बराबर वेतन हो। मानदेय की अब तक मिलता रहा है, लेकिन आप वेतन की बात कर रहे हैं, आप पेंशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए कोई नया कानून बनेगा? क्योंकि इतना आसान तो नहीं है, सारी चीज़ें अगर ऐसे मांगेंगे तो मिलेगी नहीं। तो कोई कानून बनाने के लिए, कुछ करने के लिए आपका कुछ अप्रोच है? आगे की योजना क्या है आपकी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने और गुजरात उच्च न्यायालय ने
सरकार को आदेश दिया है कि इनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दें तो दें। आपके पास उच्च न्यायालय का आदेश है। उसके बाद एक सेवा समाप्ति के बाद काम नौकरियां ख़त्म होने के बाद हमें पेंशन लागू करें। नियम आपको बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गुजरात हाई कोर्ट का आदेश है, आपको उसका पालन करना है। हम वो मांग रहे हैं जो कोर्ट ने आपको कहा है। हम अपने मन से कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो कोर्ट ने आपको सूचना दी वो आप हमें दीजिए। ईपीएफओ में 7 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं ईपीएफओ में पेंशन के माध्यम से, जिनको पेंशन मिलता है। सरकार नियम बनाती है 20 से ज्यादा किसी पे एम्प्लॉय होंगे तो उसको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा पेंशन फंड में। सरकार के पास तो ये लाखों आंगनबाड़ी हैं, क्या सरकार पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करके कुछ पेंशन जैसा नहीं बना सकती? क्या कहेंगे? सरकार ने अभी जो पेंशन बनाई है उसमें 20 साल से लेकर 40 साल के आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का ही उल्लेख किया गया है और उसमें श्रम योगी पेंशन योजना है। मतलब ये जितना कमाती नहीं है उतना हर महीना इनको योगदान देना पड़ रहा है। सरकार भी उसमें योगदान दे रही है, लेकिन ये सेविकाएं, ये कार्यकर्ती, ये मददनीश सहायिकाएं ये केवल 40 साल तक की उम्र की नहीं है। ये पिछले 80 के दशक की, 90 की दशक की काम करने वाली महिलाएं हैं। इसके लिए पेंशन के जूने नियम के अनुसार इनको पेंशन मिलनी चाहिए, शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, काम के लिए मोबाइल मिलना चाहिए। और एफआरएस की प्रक्रिया जटिल है, वो संभव नहीं है। आप उस एफआरएस को बंद करके जो सेविकाओं की डिमांड हो कि आप ये प्रक्रिया लाइए, इससे आसानी होगी काम करना और काम करना आसानी होगी, लाभुकों को आहार मिलना आसान होगा। आप उस प्रक्रिया का चयनित कीजिए। आप हमारी मांगे जो हैं उस पर चर्चा करिए प्रतिनिधियों से। सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं, आपको जो रास्ता निकालना है वो इन सभी प्रतिनिधियों से चर्चा करके ही आपको कुछ रास्ता निकलेगा। जनसंख्या की गणना हो रही है, क्या उसमें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कुछ रोल रहेगा? और रहेगा तो इतना बड़ा पैमाने पे अगर देश के अंदर लगभग 2 साल तक ये काम चलेगा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इस पे पूरी तरह से हमारी आंगनबाड़ी इसमें देश में लगभग हमारी आंगनबाड़ी वर्कर ही ज़्यादातर जनगणना का काम करती हैं। जो भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए बनाई जाती है, उस लगभग 60% से ज़्यादा योजनाओं में हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा ही कार्य किया जाता है। और निश्चित है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा बड़े ईमानदारी और लगन के साथ किया जाता है। अब ये जो सरकार के पास जैसे मानदेय की बात की, सरकार का हिस्सा होता है, केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का हिस्सा होता है। इतना बड़ा काम अगर लेगी सरकार तो सरकार को पहले कुछ मनोबल तो बढ़ाना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, सरकार को मनोबल बढ़ाने की बात है। हमें जब हमारी नियुक्ति ही सरकारी कर्मचारियों की भांति होती है, विज्ञापन निकाला जाता है, मेरिट पर हमारी नियुक्ति हो रही है, हमारे एजुकेशन का भी एक लिमिट निर्धारित किया गया है कि हमें ग्रेजुएट पर ही नियुक्त देना है, तो नियुक्ति के बाद फिर ग्रेजुएट के अनुसार हमारा पारिश्रमिक भी हमें मिलना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो डिजिटल कार्य हो या हमें ऑफलाइन कार्य हो, हर कार्यों में हमारी निपुणता अच्छे से दिख रही है। तो निश्चित है कि हमें शासकीय कर्मचारी का मानदेय नहीं, हमें वेतन मिलना चाहिए। हम राजेश जी, एक सवाल था मेरा। एक मिनट आप किसी के बीच में पूछना चाहते हैं ये एक सेकंड इतनी सारी महिलाएं यहाँ हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बेटी तो जंतर मंतर पे नारे लगा रही है। क्या कहेंगे आप? सबसे यह खुशी की बात है कि देश आज हमारी पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 4थी अर्थव्यवस्था हो गई है। और 4थी अर्थव्यवस्था होने के लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन
भारत में जितने सारे बीपीएल फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली है, निम्न स्तर के मानदेय पर काम करने वाले, प्रोत्साहन राशि पर काम करने वाले जो हमारी सेविका है, सहायिका है, आंगनवाड़ी वर्कर है, हेल्पर है, उनके बारे में आज सरकार को सोचने की ज़रूरत है। 50 वर्ष यानी कि गोल्डन जुबली हम मनाने जा रहे हैं और 2 अक्टूबर 2025 को ICDS का, लेकिन आज इन 50 वर्षों में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की दशा दुर्दशा बनती चली जा रही है। इस पर जितनी भी सरकारें आई कभी भी ध्यान नहीं दिया। आज 30-40 वर्षों तक वे अपने आंगनवाड़ी केंद्र में, अपने पोषक क्षेत्र में, अपने एरिया में रात दिन एक करके नई शिक्षा नीति, नई खाद्य सुरक्षा नीति के तहत कार्य करके वे अपने पोषक क्षेत्र का विकास कर रही हैं। धात्री महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का, छोटे छोटे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास कर रही है। आज वो खुद असुरक्षित महसूस कर रही है क्योंकि इनकी सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। आज 30-40 वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सेवा देने के बाद जब ये अपने घरों में वापस लौटती है तो उनके हाथ में खाली पेपर रहता है, 4 लाइन का लिखा हुआ कि आज आपको सेवानिवृत्त किया जा रहा है, लेकिन उनके पास एक नए पैसे जीविकोपार्जन के लिए, लाइफ लीड करने के लिए नहीं रहता है। इसलिए साल भर पहले भी हम यहाँ जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में आए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय बाल विकास मंत्री महोदया से आग्रह किए थे कि हमारी दशा दुर्दशा पर गौर कीजिए और जो हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो रिटायर कर रही है उनका पेंशन निश्चित कीजिए, क्योंकि अगर उनके जब रिटायर करती है 60-62 वर्षों के बाद उनके हाथ काम नहीं करते हैं, पैर काम नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जिनके बच्चे, जिनके परिवार संस्कारी है, कल्चर्ड है, सभ्य है, वो तो हार्डली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनके बच्चे यह कह देते हैं कि जिंदगी भर तुमने सरकार की सेवा की, जिंदगी भर तुमने अपने पोषण क्षेत्र की सेवा की, आज खाली हाथ तुम हमारे घर में आई है तो हम तुम्हारी क्या सेवा करेंगे, यह सोचने के लिए भारत सरकार को सोचने की आवश्यकता है। आज हमारे सामने ऐसे प्रश्न नहीं है। हमारी आज की जो कार्रवाई है, आज का जो धरना प्रदर्शन है, यह बिल्कुल न्यायोचित है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश की व्यवस्था को चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। पहला विधायिका, पहला न्यायपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा कार्यपालिका। माननीय न्यायपालिका ने हमें आदेश दिया है कि इनको सरकारीकरण किया जाए, सरकारी सेवक घोषित किया जाए, ग्रेच्युटी दी जाए, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसी परिस्थिति में आज हम जंतर मंतर पर सीमित संख्या में अनुशासन पूर्वक और नियमानुकूल यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आज की धरना प्रदर्शन के बाद जब भारत की सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में जो 26 लाख हमारी संख्या है वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और भारत सरकार के नजदीक जब तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होती है तब तक हम दिल्ली छोड़कर वापस नहीं जाएंगे अपने घरों में। ये